Hello everyone, good afternoon. Am I audible, kids? Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. All right. I remember last class में हमने स्टैंडिंग वेव्स का इंट्रो शुरू किया था. आपको बताया था कि स्टैंडिंग वेव्स किस तरीके से बनती हैं, स्टैंडिंग वेव्स कैसी दिखती है, नोड और एंटी नोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट? Why and how it is different from a traveling wave. I hope आपको सारी बेसिक चीजें याद होंगी. मैं क्विकली एक रिवीजन दे देता हूँ आपको. स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए हमने बात करी थी कि दो ट्रैवलिंग वेव होनी चाहिए जिनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए और सोर्स के द्वारा जो फेज डिफरेंस उसमें क्रिएट किया गया है वो इन जनरल जीरो, राइट? ऐसी हमने दो वेव्स ली थी. यू आई होप यू रिमेंबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. उससे हमने एक स्टैंडिंग वेव निकाला था 2s cos को x sin cos के x sin ओमेगा टी, और वहां से हमने ऐसे ऐसे पॉइंट देखे थे जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 2a था, जिन्हें हमने एंटी नोड्स नाम दिया. फिर ऐसे पॉइंट देखे जिनका एम्पलीट्यूड 0 था, जो बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रहे थे, उनको हमने नोड्स नाम दिया. बाकी सारे पॉइंट 0 से 2a के बीच में ऑसिलेट कर रहे थे, राइट? दो नोड्स के बीच का, कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 2. आई होप यू रिमेंबर. एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन अगेन लैम्डा बाई 2, और एक नोड और नेक्स्ट एंटी नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 4. इन सारी चीजों का प्रूफ मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था. एंड आई रिमेंबर कि बिल्कुल एंड तक पहुंचते पहुंचते मैंने आपको स्टैंडिंग वेव फील कराई थी, बना के दिखाई थी कि कैसे दिखती है स्टैंडिंग वेव, हाउ इट एक्चुअली ऑसिलेट्स, राइट? इतना याद है? इतना याद है आप सबको? Yes, sir. The discussion that we were doing was this. Stationary waves on a string fixed at both ends. Stationary wave on a string fixed at both ends. अब देखो बेटा, ऐसा कुछ है कि मेरे पास एक रस्सी है, जिस रस्सी की लेंथ L है, और इसको मैंने दोनों एंड्स पर ऐसे करके फिक्स कर दिया. एंड आई वांट टू स्टडी कि इस पे अगर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो किन कंडीशंस में बनेगी, उस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी, और क्या क्या इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं, राइट? इस पर हमको स्टैंडिंग वेव बनानी है. तो पहले तो एक चीज समझ लीजिए, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडिंग वेव बनने के लिए जो दो वेव्स होती हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, रिमेंबर? पर वहां एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप दिमाग में रखेंगे. वहां हम उस फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं जो सोर्स ने इनिशियली क्रिएट किया है, वो इन जनरल 0 होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि फेज डिफरेंस हो ही नहीं सकता. अगर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, रिमेंबर द वर्ड कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तब भी स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन हो सकता है. कैसे होगा वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा. अब वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन जनरल सोर्स ने क्रिएट नहीं किया है, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स सिस्टम में क्रिएट हुआ है. वो कैसे हुआ है वो भी हम यहाँ विजुलाइज करने की कोशिश करें. पर इस चीज को याद रखिएगा कि फेज डिफरेंस सोर्स के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है वो इन जनरल 0 होना चाहिए, और किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से अगर कोई फेज डिफरेंस क्रिएट होता भी है विच इज नॉट टाइम वेराइंग, तो वो भी चल जाएगा.
गेटिंग माई पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले बात करते हैं कि इस पर स्टैंडिंग वेव बनेगी कैसे। स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए अपने को कितनी वेव चाहिए? 2 वेव चाहिए, राइट? 2 वेव चाहिए जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, सेम एम्पलीट्यूड की हो और उनका इंटरफेरेंस हो रहा हो सेम फ्रीक्वेंसी की। तो देखो फिजिकल लाइफ में क्या करते हैं, ये जो रस्सी ऐसे 2 एंड पे बंधी है ना, मान लो इसे मैंने कहीं से पकड़ के ऐसे करके हिला दिया, कहीं से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे करके प्लग कर दिया। प्लग करने का मतलब इस पे ऐसे करके वाइब्रेशन सेट कर दिए मैंने इस रस्सी में। अब जब मैं वाइब्रेशन सेट करूंगा तो होगा क्या, यहाँ पर जब मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा तो कुछ डिस्टर्बेंस इधर ट्रैवल करेगा, मतलब एक ट्रैवलिंग वेव इधर जाएगी, एक ट्रैवलिंग वेव मान लो इधर जाएगी, मतलब इस रस्सी पर एक ट्रैवलिंग वेव इधर सेट हो गई, एक ट्रैवलिंग वेव इधर सेट हो गई। कोई दिक्कत? अब वो जो ट्रैवलिंग वेव मान लो राइट की तरफ जा रही है वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी। आप देख सकते हो ये फिक्स्ड एंड है। अगर मैं 100% रिफ्लेक्शन मान लूं, मतलब ऐसा मान लूं कि कोई एनर्जी का डिसिपेशन नहीं है, तो वो पाई के फेज चेंज के साथ वापस आ जाएगी। जो यहां से रिफ्लेक्ट होगी वो पाई के फेज चेंज के साथ राइट में चली जाएगी। यानी कि कुल मिला के इस रस्सी के ऊपर बहुत सारी ट्रैवलिंग वेव्स ऐसी होंगी जो राइट की तरफ ट्रैवल कर रही होंगी, बहुत सारी ट्रैवलिंग वेव्स ऐसी होंगी जो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रही होंगी, क्योंकि उनका कंटिन्यूअस प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन चलता होगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप इसको थ्योरेटिकली ऐसे समझ सकते हो कि मान लो बहुत सारी वेव्स जो राइट की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, लेट अस से मैं इसे कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करता चला जा रहा हूं, मैं इसे कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करता चला जा रहा हूं, तो बहुत सारी वेव्स हैं जो राइट में ट्रैवल कर रही हैं। उन सारी ट्रैवलिंग वेव्स ने इंटरफेयर किया और एक रिजल्टेंट वेव बनाई जो राइट में मूव कर रही है। ऐसी जितनी सारी वेव्स लेफ्ट में चल रही थी ट्रैवलिंग वेव्स, उन सब ने इंटरफेयर किया और एक रिजल्टेंट वेव बनाई जो लेफ्ट में चल रही थी। यानी कि ऑन अ होल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस रस्सी के ऊपर मेरे पास अब 2 ट्रैवलिंग वेव्स हैं। एक ट्रैवलिंग वेव वो जो राइट में मूव कर रहा है, एक ट्रैवलिंग वेव वो जो लेफ्ट में मूव कर रहा है। यानी कि आई हैव इवेंचुअली गॉट 2 ट्रैवलिंग वेव्स व्हिच आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अगर ये दोनों ट्रैवलिंग वेव सुपर इंपोज करती हैं सच दैट सारी कंडीशंस और सेटिस्फाइड रहें, तो इनके सुपर इंपोजिशन से इस रस्सी पर एक स्टैंडिंग वेव बनती है। हमेशा बने ऐसा जरूरी नहीं है, अंडर सर्टेन कंडीशंस ही बनती है। वो कंडीशंस का मैंने आपको लास्ट क्लास में हल्का सा इंट्रो भी दिया था। आज हम उन्हीं कंडीशंस को मैथमेटिकली डिटेल में बात करने वाले हैं। पर फिजिकली अगर आपको फील लेना है, सिर्फ ये फील लेने के लिए कैसे बनती होगी, क्योंकि फंडामेंटली 2 वेव्स चाहिए, तो वो 2 वेव्स आ कहां से रही हैं? इस रस्सी पे राइट पे चलने वाली वेव सब मिला के एक नेट वेव बनाती है, लेफ्ट पे चलने वाली वेव सब मिला के एक नेट वेव बनाती है, और उन दोनों वेव्स का जो सुपर इंपोजिशन है, दैट सुपर इंपोजिशन गिव्स राइज टू अ स्टैंडिंग वेव ऑन दिस स्ट्रिंग। एनी प्रॉब्लम विद दिस? बोलो हाँ या ना? Any problem? All clear? Yes, Sir, if the string is heterogeneous, हाँ, ध्यान से सुनना, listen to me very very carefully। अब इस पर मैंने 2 वेव्स मानी, तो तुम खुद से सोचो, अभी जो मैंने तुमको बात बताई थी अब तुमको खुद से फील होगा। तुम सिर्फ एक वेव पकड़ो, मान लो यहां से एक वेव राइट में जा रही है और उससे टकरा के एक वेव लेफ्ट में लौट के आई, और मैं उनके सुपर इंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। क्या उनके बीच में 0 फेज डिफरेंस होगा? नहीं, पाई का फेज डिफरेंस होगा। पाई का फेज डिफरेंस होगा। किसका फेज डिफरेंस होगा? पाई। बट माय क्वेश्चन इज, वो जो फेज डिफरेंस है क्या वो सोर्स ने क्रिएट किया है? नहीं। वो इस रिफ्लेक्शन से क्रिएट हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर पाई का फेज डिफरेंस भी है तो चलेगा, बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कोई भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस चल सकता है विच इज जनरेटेड ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनी प्रॉब्लम? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इधर देखो ध्यान। मैंने बोला लेट 2 ट्रैवलिंग वेव्स, let 2 traveling waves be, जो 2 ट्रैवलिंग वेव मैंने इसके ऊपर मानी, जैसे मान लो यहां से एक ट्रैवलिंग वेव है जो इधर चल रही है और यहां से एक ट्रैवलिंग वेव है जो इधर चल रही है, और इनके सुपर इंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने बोल दिया y1 इज इक्वल टू a साइन
kx प्लस ओमेगा टी। ये कौन सी वाली वेव है, टुवर्ड्स राइट है टुवर्ड्स लेफ्ट? Towards left. Towards left. Yes. दूसरी वेव मैंने क्या मानी, Minus. साइन Minus. kx माइनस ओमेगा टी। चल जाएगा इतना? बोलो Yes. चल जाएगा इतना, कोई दिक्कत? इनका सुपर इम्पोजिशन अगर मैं कराऊंगा तो सुपर इम्पोजिशन कहता है y बराबर y1 प्लस y2। अगर आप इनका सुपर इम्पोजिशन कराएंगे तो बताइए क्या आएगा, व्हाट इज द इक्वेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट? क्या इक्वेशन आएगी? ए कॉमन आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, क्या मिलेगा? 2 sin omega t cos kx. 2 साइन Omega T cos kx cos 2 साइन kx cos omega. इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2a साइन kx cos ओमेगा t। दिस इज योर रिजल्टेंट इक्वेशन, और ये बिल्कुल उसी फॉर्म की है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप यू रिमेंबर कि इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने a प्राइम नाम दिया था, विच इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विच इज द फंक्शन ऑफ x है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? No. चलो, क्या इसमें कोई दिक्कत है? No, sir. ऑल गुड, ऑल गुड, Yes, sir. ओके। So last time you had taken omega t plus kx and omega t minus kx. यस, हाँ देखो एक चीज समझ लो, फिर से मैं समझा देता हूँ ये चीज, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। सर लास्ट टाइम आपने ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स लिया था, यहाँ मैंने क्यों नहीं लिया उसके पीछे आपको रीजन अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इन दोनों वेव्स को ध्यान से देखिए, क्या आपको खुद से दिख रहा है इसमें पाई का फेज डिफरेंस है? Yeah. Yes, sir. अरे कैन यू सी द पाई का फेज डिफरेंस? Yes, sir. ये दिखाना पड़ेगा मुझे, बोलो Sir, दिखाना दिख रहा पड़ेगा। है। Okay, you just show नहीं it. सर दिख रहा है। अरे बेटा ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो माइनस का a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? कैन यू राइट इट So डाउन लाइक but the दिस? first one is kx plus omega t. अरे इट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स, नो एक ही बात है ना, उसको दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है ताकि तुमको सिंपल रहे। एक बात समझो, मान लो ये इंसिडेंट वेव होती, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने अभी क्या बताया था, इस रस्सी पर जितनी वेव राइट में जा रही है और जितनी लेफ्ट में जा रही है उसी से स्टैंडिंग वेव बन रही है। तो ऐसे मानो कि लेफ्ट में ये वाली वेव जा रही थी, ये वाली, इसकी इक्वेशन मैंने लिखी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No. अब जो बेटा यहाँ से टकरा के लौट के आएगी, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लौट के आएगी, उसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? पहले तो तुम प्लस के एक्स का माइनस के एक्स करोगे, Yes, sir. एक पाई का फेज डिफरेंस ऐड करोगे ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन। नहीं आई बात समझ में? Yeah. गॉट इट? Oh, yes, sir. Yes, sir. गॉट इट और नॉट? अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो y बराबर 2a sin kx cos omega t, this is the equation of standing wave which we have received। ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव की एक इक्वेशन आई है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन आपने निकाली है ये हमेशा वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो मेरी रस्सी है जिसको मैंने ऐसे करके बांध रखा है L लेंथ की, अगर मैं इस पॉइंट को x इक्वल टू 0 बोल दूं तो ये पॉइंट फॉर श्योर x इक्वल टू L है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप मुझे सोच के बताओ क्या बाउंड्री कंडीशंस आप यहाँ लगा सकते हो? व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस? It should be an integral और होना चाहिए बाउंड्री। multiple of lambda by. थ्योरेटिकली समझा था, बट अब आप मैथमेटिकली बात करिए। एक बात बताइए, ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू 0 और ये वाला जो पॉइंट है x तो दोनों नोड्स होने पड़ेंगे। नोट होने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर रस्सी बंधी हुई है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज समझो, पहले मैं इसको फिजिकली फील कराता हूँ, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर मैं इसको मैथ से भी तुमको दिखाऊंगा, तुमको बिल्कुल क्लैरिटी आएगी। ध्यान सुनो, अगर ये नोड है और ये नोड है तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों कंसेक्यूटिव नोड्स हैं।
तो अगर ये कंसेक्यूटिव नोड्स है तो इनके बीच में जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो कुछ ऐसी दिख रही होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और अगर ये कंसेक्यूटिव नोड्स हैं तो ये लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए बेटा? लैम्डा बाई 2 के बराबर होनी चाहिए। Yes. आपको लास्ट क्लास में सिखाया गया था दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 2 होता है। बोलो बात समझ में आई? यस सर। यानी कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी में एल की क्या वैल्यू हो सकती है? लैम्डा लैम्डा बाय 2। ओके, नाउ सी हियर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि ये नोड है और इन दोनों के बीच में एक नोड और है। यही पॉसिबिलिटी है। बोलो यस और नो। Yes, sir. इस केस में वेव कैसी दिखेगी? इस केस में आई होप आपको याद होगा कि इन दो नोड्स के बीच में ऐसे वेव दिखेगी और अगर मैं डॉटेड लाइन बनाऊं तो ये ऐसी दिख रही होगी। बोलो बात समझ में आती है? पिछली क्लास में दिखाया था, ये समझ आया? यस सर। अब बताओ लेंथ कितनी है? ये दो नोड्स है तो ये दूरी लैम्डा बाई 2 और ये दो नोड्स है तो ये भी लैम्डा बाई 2, यानी कि अब जो लेंथ की अगली वैल्यू है वो कितनी है? 2 इंटू लैम्डा बाई 2। नहीं आई बात समझ में? यस सर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? व्हाट इज द नेक्स्ट So there पॉसिबिलिटी? are 4 nodes. 3 नोड वाला मतलब यहाँ 4 पर देखो, nodes total. हाँ मतलब टोटल 3 नोड्स है ना। अगली L पॉसिबिलिटी बाई क्या 3 है? L बाई 3 L बाई 3। हाँ बेसिकली 3 नोड्स, मतलब यहाँ पर एक नोड हो, एक नोड यहाँ पर हो, टोटल 4 नोड्स हो गए। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा सर जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसकी शेप ऐसी आएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. व्हाट इज द लेंथ नाउ? व्हाट इज द लेंथ नाउ? कैन यू टेल मी? 3 लैम्डा बाई Lambda by 3 लैम्डा बाई। कुल मिला के क्या जनरल रिजल्ट आपको दिख रहा है? पहली पॉसिबिलिटी कह रही है एल लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 2 इंटू लैम्डा बाई 2 हो सकता है, 3 n minus 1 lambda by 2 व्हाट इज द जनरल रिजल्ट? n into lambda by 2. n lambda by 2 होना चाहिए था। यानी कि जो लेंथ है वो लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, सिर्फ तभी इस पर स्टैंडिंग वेव बनेगी। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। अब एक चीज सुन लीजिए ध्यान से, इसी चीज को मैं मैथ से भी दिखा देता हूं क्योंकि आप लोग मैथ्स वाले बच्चे हैं तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। ध्यान से सुनिएगा। x बराबर 0 पर क्या होना चाहिए? नोड होना चाहिए। x बराबर l पर क्या होना चाहिए? नोड होना चाहिए। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. नाउ टेल मी, x बराबर 0 पर नोड का मतलब यहाँ एम्पलीट्यूड 0 और यहाँ भी एम्पलीट्यूड 0। इस वेव में ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड होता है, इतना पता है ना सबको? बोलो हाँ या ना? Yes. यस सर। तो एक काम करो, इसको a प्राइम बोलता हूं मैं। पहले x बराबर 0 डालो इसके अंदर, x बराबर 0 डालो। क्या है? 0 आ रहा है, यस सर। यानी कि x बराबर 0 पर ये 0 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। उसके बाद x बराबर क्या पुट करूं मैं इसके अंदर? बोलो। L अगर मैं इसके अंदर x बराबर l पुट करूं तो मुझे मिलेगा 2a sin kl। ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा? 0 के बराबर। यहां से मुझे मिला kl किसके बराबर, sin kl किसके बराबर होना चाहिए बेटा? 0। n pi होना चाहिए। यहां से kl किसके बराबर आ गया? जल्दी बोलो। N pi. तो L की वैल्यू आ गई n पाई अपॉन k, और k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। पाई से पाई कट गया, यहां से भी आपको सेम रिजल्ट मिल गया। L शुड बी इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. गॉट इट और नॉट? Yes. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? सर। ओके, तो पहली कंडीशन ये है कि इस रस्सी पर स्टैंडिंग वेव तब बनेगी जब इसकी लेंथ लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, नहीं तो ये स्टैंडिंग वेव बनेगी नहीं। और अगर बनेगी तो उस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये होगी 2a sin kx cos ओमेगा t। कोई दिक्कत वाली बात है? और पिछले आर्टिकल में मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, आई एम श्योर ये सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो दो वेव्स लिए हैं इनके बीच में सोर्स ने कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, बट दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई जो कि यहां से क्रिएट हुआ है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। बट उससे भी स्टैंडिंग वेव इक्वेशन मिल रही है मुझे, बिकॉज ये फेज डिफरेंस टाइम वेराइंग नहीं। तो आप ये याद रखोगे कि दो वेव जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, इन जनरल अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 है वो भी चलेगा, और अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो वो भी चलेगा, उससे भी स्टैंडिंग वेव बनाई जा सकती है। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ऑलराइट, इतना नोट करिए भाई जल्दी से।
लिख लिया इतना? डन? ये लो हाँ नेक्स्ट सर नहीं सर, एक मिनट। Yes, sir. हाँ सर हो गया? यस सर Yes, sir. चलो अब एक बात बताओ, आराम से देखो इधर और इसको देख के मुझे सोच के बताओ। अच्छा ये भी नहीं लिखा होगा ना, पहले ये लिखिए। आपका जो नेक्स्ट संडे पड़ रहा है, आई गेस दैट इज 2nd of October. यस, Yes, sir. so do you have a holiday then or are the classes scheduled? We have classes, sir. We have classes. सर आपको लगता है पेस को फर्क पड़ने वाला है? पिछले 5 साल से Not महीने का holiday. 2nd October को हॉलीडे। हमारे Since it's इंडिपेंडेंस डे में भी national, टेस्ट we होता है, don't get 2nd holiday. अक्टूबर की क्या छुट्टी मिलेगी? आगे बत- इंडिपेंडेंस डे के वही इंडिपेंडेंस डे के दिन कुछ 6-7 घंटे का ऑर्गेनिक्स हम लोग को। Yes, sir. But तुम लोग we एक काम lost करो, hope. तुम लोग एक काम करो, गांधी जी को लेटर लिखो कि ऐसी आजादी का भी क्या फायदा। हड़ताल कर। भाई ठीक है ना, लेटर लिख तो देंगे पर कहाँ जाएगा? मतलब हाँ सर, वो आपका तो है। ठीक है ना, एक ही दिन की तो बात है यार। मैं It's ऊपर just a mental block. एक ही सर दिन सेम बात हम भी बोल सकते थे, एक ही दिन की बात है, छुट्टी देता, लेकिन नहीं मिलती। अब बेटा मेरा दिल तुम्हारे साथ है, पर तुम समझ रहे हो? हाँ सर। चलो लिख लिया इतना? नहीं सर हम लोग का अगला संडे वाला टेस्ट सी वेव्स पे ही है अभी। सर तो किधर तक आएगा क्वेश्चन में? जितना बेटा मैं आज तक पढ़ा था, स्टैंडिंग वेव तक आएगा पूरा। so could you mark the questions in the module? We can do so. हाँ I will, don't worry. I'll give you for the traveling waves, I'll give you for the standing waves also. And XCV also, sir. Such a it will be such a simple topic. ढंग से पढ़ा होगा, अगर लेक्चर्स ढंग से अटेंड किए होंगे, विल स्कोर बहुत आराम से 90% प्लस, डोंट वरी एट ऑल। सर लेकिन हम लोग के सेंटर पर मतलब किसी सेम जो TWT होता है उसी चीज का ऑफलाइन भी होगा टेस्ट, तो वो लोग तो सब कुछ डाल देंगे पूरा स्टैंड में, मतलब पूरा वेव डाल देंगे। So then everyone will lose marks. It's okay. नो नहीं, क्लियर वालों को आ जाएगा सर। So then let them get marks one time. Doesn't matter. अरे चलो इधर इधर देखो, बकवास नहीं करो। एक बात बताओ, L बराबर n लैम्डा बाई 2, ये तुमको रिलेशन मिला। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक L लेंथ की रस्सी है, ये रही, ये रही, और ये लेंथ मैंने फिक्स कर दी है, ध्यान से सुनना, मैंने लेंथ फिक्स कर दी है, लेंथ इतनी है, यही लेंथ दी गई है तुम्हें, और दोनों एंड पे बांध दी है। इस पर अपन एक स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं कि बहुत सारी स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं? आई जस्ट तो बहुत सारी। बात समझ में आई, इस पे अपन एक स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं कि बहुत सारी? तो बहुत सर बहुत सारे। बहुत सारी बना सकते हैं, yes or no? Yes. Yes, sir. Next question, all will be having same wavelength or different wavelength? डिफरेंट Different wavelength. ये चीज यहाँ से भी दिख रही है, देखो यहाँ से दिख रही है कि सर अगर हम यहाँ से लैम्डा लिखेंगे तो यहाँ से लैम्डा 12/n आ जाएगा। n की different values पे for the same L I will get different values of lambda, yes or no? Yes, sir. इसको अगर मैं तुझे फिजिकली फील कराऊं तो यहाँ देख, यहाँ एक स्टैंडिंग वेव तो ये वाली बना सकता है जिसमें ये कंसेक्यूटिव नोड्स हो, अभी दिखाया था।
वरना अगली स्टैंडिंग वेव ये वाली बना सकता है जिसमें एक बीच में नोड बन रहा हो, वरना एक स्टैंडिंग वेव 3 डब्बों वाली बना सकते हो। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, all they are having same wavelength or different wavelengths? Tell me. Different wavelengths. Different. Is that clear or not? Now my next question, if they are having different wavelengths, will they be having different frequency or same frequency? It can be same. It will be same. rather. The same thing. Huh? Different, no? Different. They will be having same frequency. Yes, so it doesn't depend on wavelength. No? The frequency is dependent on the source. टेंशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन हाँ सर, लेकिन velocity same है. Velocity will Yeah. be same in Velocity the same हो जाएगी एक ना. बात बताओ, एक बात बताओ, हाँ नहीं. velocity change हो रही है कि velocity same है? Velocities have to be same. हाँ तो बस अगर सेम wavelength होनी same है, चाहिए. तो हाँ, frequency भी- velocities will be same. Velocity same है, अंडर रूट टी बाई म्यू, सेम रस्सी है, टेंशन उतना है, मास पर यूनिट लेंथ उतना है, वेलोसिटी सेम है, लैम्डा चेंज हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? So frequency Frequencies will change. तो क्या मुझे एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलेगी? multiple frequency. Multiple frequencies. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे, तो आई होप एवरीबॉडी एग्रीज दैट v बराबर f लैम्डा। एनी प्रॉब्लम? No sir. यहाँ से f कितना आएगा? यहाँ से f आएगा v बाई लैम्डा, और लैम्डा की जगह आप यहाँ से अगर पुट कर देंगे विच इज 2l बाई n, तो आपको f का फॉर्मूला मिल जाएगा nv बाई 2l। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसीज की कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी। n की वैल्यू, जैसे मान लो तुम v सेम रखो, l सेम रखो, n की वैल्यू चेंज करते चले जाओ। एंड रिमेंबर n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे सारी फ्रीक्वेंसीज की स्टैंडिंग वेव यहाँ पर रिसीव होगी कि कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज रिसीव होंगी? Certain frequency. सर्टेन फ्रीक्वेंसीज इस रस्सी पर मैं रिसीव कर पाऊंगा, ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज, जो कि ऑब्वियसली इस एल की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज से आएंगी। मतलब लेंथ की कुछ सर्टेन वैल्यूज है, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की कुछ सर्टेन वैल्यूज है, और उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की कुछ सर्टेन वैल्यूज है। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? So, but like we already defined that frequency depends on the source. Like where is बेटा फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डिपेंड्स ऑन द सोर्स, बट एक चीज सोचो थोड़ा सा दिमाग से, आपने वेव की प्रॉपर्टी चेंज कर दी है, डिफरेंट वेवलेंथ की वेव है, के चेंज कर दिया है, तो ओमेगा भी चेंज होगा ना? makes sense? इन फ्रीक्वेंसीज को अपन बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। अब एक चीज समझो ध्यान से, मैं तुम्हारा जो कंफ्यूजन है, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्या है, उसको अभी मैं जब रेजोनेंस समझाऊंगा ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई एम अंडरस्टैंड कि कई बच्चों को दिमाग में चल रहा होगा कि सर फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो गई इस पर, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो गई इस पर। तो प्लीज मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको समझ में आए। एक बार में अगर मैंने इस पर एक स्टैंडिंग वेव बनाई, जैसे मान लो मैंने ये स्टैंडिंग वेव बनाई, राइट, इसकी कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, बोलो हाँ या ना? इसकी कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, यस और नो? Yes. नाउ टेल मी, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब जब मैं दूसरी स्टैंडिंग वेव ऐसी वाली बनाऊंगा, ये वाली, तो इस स्टैंडिंग वेव को बनाने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी? जिस फ्रीक्वेंसी से मैंने स्ट्रिंग को प्लग किया है, जिस फ्रीक्वेंसी से मैंने इस पर ट्रैवलिंग वेव क्रिएट करी है। मैंने आपको बताया था, मैंने कहीं पर भी इसको टच करा, एक ट्रैवलिंग वेव क्रिएट करी। अगर मैं उसी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं तो एक मुझे नई फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव मिल सकती है कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? So basically, the source, the way we sort of done the plucking is what causes the frequency change, right? Exactly. The plucking is causing the frequency change. मतलब मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने n की वैल्यू 1 डाली, n की वैल्यू 1 डाली और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 50 हर्ट्ज। n की वैल्यू 1 डाली, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 50 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पहली स्टैंडिंग वेव इस पर बन सकती है वो किस फ्रीक्वेंसी पर बन सकती है बेटा? 50 हर्ट्ज पे। यानी कि अगर मैं इसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हिलाऊंगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की ट्रैवलिंग वेव क्रिएट करूंगा, तो इस पर स्टैंडिंग वेव बनेगी, वरना नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
यस नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं इसको 75 से हिलाऊं तो क्या इस पर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? बनेगा बनेगा? नहीं बनेगा सर। ध्यान से सुनो, अगर पहला फ्रीक्वेंसी 50 आ रहा है तो क्या तुमको ये समझ में नहीं आता कि अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 100, क्योंकि आपने n का वैल्यू पहले 1 डाला था, तो 1 डाला था, इसका मतलब इसका वैल्यू 50 है। जब आप 2 डालोगे तो कितना वैल्यू आएगा? 100 आएगा। 100 का मतलब कि अब आप इसको जो हिला रहे हो, जो सोर्स इस पे वेव क्रिएट कर रहा है, उस सोर्स की ही फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज कर दी है 100 हर्ट्ज। तो बेटा 100 हर्ट्ज की स्टैंडिंग वेव बनेगी कि नहीं बनेगी? डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? Yes. तो जब मैं बेटा ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर वेव की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही वेव की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। इसका मतलब ये है कि जब आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से इसको प्लग करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की ट्रैवलिंग वेव क्रिएट करेंगे, तो उससे आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव्स मिलेंगी, जिनकी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ही होंगी, विच विल बी गिवन बाय NV/2L। क्या ये बात अभी समझ में आती है? बोलो, Yes. एनी प्रॉब्लम? आर्यन, No, sir. आर यू क्लियर? at a time you can have only one standing wave, right, at the string, and until you change that. बिल्कुल सही बात। एट अ टाइम मेरे पास एक स्टैंडिंग वेव हो सकती है कि बहुत सारी? क्योंकि फिर स्ट्रिंग का शेप एट अ अनडिफाइंड टाइम तो मेरे पास एक ही स्टैंडिंग वेव बनेगी ना यार, या तो ये वाली बन रही होगी या ये वाली बन रही होगी। तो एट अ टाइम उसकी कोई एक ही फ्रीक्वेंसी हो सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. और वो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? जिस फ्रीक्वेंसी से मैंने ट्रैवलिंग वेव उस पे क्रिएट करी है। सिंपल सी बात है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? दैट आई वांट टू सी कि बेटा अगर मैं इसको किसी भी फ्रीक्वेंसी से पकड़ के हिला दूं, इस रस्सी को ऐसे आऊं ऐसे हिला दूं किसी भी फ्रीक्वेंसी से पकड़ के, क्या हमेशा स्टैंडिंग वेव बन जाएगी इस पर? नहीं सर। No, sir. No. उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? Integral multiple of V/2. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ V/2L। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही होगी, सिर्फ तभी इस पर स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? एनी प्रॉब्लम? बोलिए, कोई दिक्कत? एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, इसका एक और नाम मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक्स में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। पर ये शब्द मैंने अभी यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको अभी रेजोनेंस का वर्ड नहीं, मतलब नहीं समझाया। जब आप रेजोनेंस का मतलब समझ लेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज बोला जा रहा है। अभी के लिए आप इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसीज की तरह याद कर सकते हैं। बोलिए, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, एनी प्रॉब्लम? No. No, sir. नो सर। एनीबडी हैव एनी डाउट? क्या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट का मतलब एक्चुअली में समझ में आ गया कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब क्या है? यस सर। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब सोर्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की ट्रैवलिंग वेव क्रिएट करेगा, उससे स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। एक ही स्टैंडिंग वेव की मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट? और अगर ये रस्सी दोनों एंड पर बंधी हुई है तो इस पर स्टैंडिंग वेव बनाने की कंडीशन क्या होगी? L शुड बी इज इक्वल टू हाउ मच? N λ/2। बोलिए, कोई समस्या? यहां तक कोई डाउट है या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, हाँ बोलो। हाँ सर, आप प्रीवियस स्लाइड पे आप जाएंगे एक बार? हाँ बेटा, हाँ बोलो। सर ये वाला नहीं, आगे वाला, हाँ बोलो। जिसमें आपने इसमें जो स्पीड का जो पार्ट है सर, वो एग्जैक्ट मतलब किसका स्पीड आपने डिफाइन किया है? वेव तो मूव नहीं करेगा ना? वेव का स्पीड बेटा, वेव मूव नहीं करेगा ऐसा नहीं बोला मैंने क्या बोला था पिछली बार? आपने ध्यान से नहीं सुना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कन्फाइंड है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अभी जब मैं एनर्जी एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा होता क्या है। एनर्जी इधर से आती है, इधर से आती है, और यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। वो एनर्जी फिर टकरा के इधर जाती है, एक इधर से आती है, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इनके बीच में एनर्जी मूव कर रही है, इनके बीच में टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। समझ आई बात? हाँ ओके, समझ गया सर। हाँ बोलो। सर अगर वो जो स्ट्रिंग है उसमें L/2 एक म्यूस है, मतलब मास बाय लेंथ, यूनिट लेंथ उसका एक है, दूसरा वाला μ2 है, तो फिर स्टैंडिंग वेव
बिल्कुल बनेगा बेटा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। कंपोजिट स्ट्रिंग जो आप कह रहे हो ना, वो एडवांस में पूछा जाता है कि एक स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ अलग है, एक स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ अलग है, तो जंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फॉर स्टैंडिंग वेव, बिल्कुल ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। गेटिंग माय पॉइंट? यस। हाँ भैया, चलिए इधर देखिए, मैं कुछ टर्म आपको बता रहा हूं, ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी जल्दी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब वो पहली फ्रीक्वेंसी जिसकी स्टैंडिंग वेव बना सकते हो उसे फंडामेंटल बोलेंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? n equal to 1. n इक्वल टू 1 यानी कि v बाई 2l। बोलो बात समझ में आ गई? यस। नेक्स्ट, हार्मोनिक नंबर। ये बेटा कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिनका नाम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर में जब लैंग्वेज लिख के आएगी ना तो वो यही लिख के आएगी। देखो हार्मोनिक नंबर क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से लिखी जा सकती है, x टाइम्स एफ नॉट, इफ यू कैन राइट योर फ्रीक्वेंसी एज x एफ नॉट, इसका सिंपल सा मतलब होता है इट इज xth हार्मोनिक। एग्जाम्पल के तौर, मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी 3v/2l, मुझे सोच के बताना आराम से, क्या इस फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव बन सकती है? यस सकती है। क्या ये 3 टाइम्स ऑफ v/2l लिखा हुआ है? बोलो Yes. भाई। यस। यस सर। क्या ये 3f नॉट लिखा हुआ है? बोलो। यस तो अपन क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। अगर सिंपल शब्दों में हार्मोनिक का यूज करना चाहो, ये हार्मोनिक वर्ड अगर आप में से किसी ने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है या कोई भी म्यूजिक सीखा हुआ है तो शायद उसको पता होगा, म्यूजिकल साइंस में यूज किया जाता है। हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स। मतलब पहली फ्रीक्वेंसी ये आई एफ नॉट, अगर पहली एफ नॉट है तो अगली 2f नॉट होगी, उसकी अगली 3f नॉट होगी, उसकी अगली 4f नॉट होगी, यानी कि उसी पिच का मल्टीपल्स होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, उसी को अपन हार्मोनिक्स बोलते हैं। सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि हाउ डू वी डिफाइन हार्मोनिक। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, क्या मैं इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकता हूं? यस कैन आई कॉल दिस फर्स्ट हार्मोनिक? यस सर एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ऑलराइट, इधर देखिए, ये टर्म जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या लिखा हुआ है? ओवरटोन। ओवरटोन। क्या होता है ओवरटोन? हायर मल्टीपल ऑफ एफ नॉट। मतलब आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एक्सक्लूड कर दीजिए, एफ नॉट को भूल जाइए, और एफ नॉट के ऊपर जितने भी हायर मल्टीपल्स हैं उसको बोलते हैं ओवरटोन्स। जैसे यहां देखते हैं, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसीज अलाउड है, जिन फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव में बना सकता हूं, वो है nv/2l। ये मैंने अभी समझाया था, फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं कि इन फ्रीक्वेंसीज पर अगर मैं स्ट्रिंग को प्लग करूंगा, इन फ्रीक्वेंसीज से अगर स्ट्रिंग पे ट्रैवलिंग वेव क्रिएट करूंगा तभी स्टैंडिंग वेव बनेगी, वरना नहीं बनेगी। आई होप दैट इज क्लियर बाय नाउ। ये f बराबर nv/2l है, इसमें पहली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बच्चों? v/2 को मैंने नाम दे दिया एफ नॉट। अगली क्या आएगी? 2f नॉट। इसकी अगली क्या आएगी? फिर अगली 4f नॉट, 5f नॉट एंड सो ऑन। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? नाउ टेल मी, ये कौन सा हार्मोनिक है? फर्स्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनो, मेरे शब्दों को ध्यान सुनना। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको छोड़ दो। क्या तुम ये मानते हो कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पहला हायर मल्टीपल है? हाँ सर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पहला हायर मल्टीपल है। दिस इज
फर्स्ट ओवरटोन। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दूसरा हायर मल्टीपल है। दिस इज सेकंड ओवरटोन। सिमिलरली दिस इज थर्ड ओवरटोन एंड दिस इज फोर्थ ओवरटोन। मतलब वो एक्साइटेड स्टेज की तरह ही है ना, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर। नहीं, वैसा नहीं है। तो उसमें भी तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी द सेकंड शेल। नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. अरे बोलो जल्दी से, हाँ या ना। Yes, sir. आप इधर देखो, अपना फंडा यहाँ से क्लियर कर लेना बिल्कुल भी। ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपकी रस्सी पर अलाउड है। मान लीजिए ये फंक्शन ऐसा नहीं होता, फॉर अ टाइम बिंग ऐसा मान लीजिए ये फंक्शन ऐसा नहीं होता। लेट अस से फंक्शन ऐसा होता 2n+1 v/2l। ऐसा मैंने कहा मान लो थोड़ी देर के लिए कि अब ऐसा है कि इन फ्रीक्वेंसीज पर स्टैंडिंग वेव बन रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं फंडामेंटल क्या होगी? v/2 v/12 only. फंडामेंटल क्या होगी? फंडामेंटल 3v/2। अरे फंडामेंटल में n 0 डालो ना यार। अगर 1 से डालना है तो या -1 कर लो यार, या -1 कर लो। चलो, अगर तुम्हें 1 से ही पुट करना है, मैंने बताया था ना 2n-1 2n+1 में कोई फर्क नहीं होता है। ये लो, बताओ फंडामेंटल n1 डालोगे क्या आएगा? v/2l। कौन सा हार्मोनिक है ये? First. अब बताओ अगली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 3v/2 है। तो अगली फ्रीक्वेंसी सीधे 3f0 आ रही है बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. f0 के बाद अगली फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 3f. f0 अलाउड है, f0 के बाद सीधे उसका 3f0 अलाउड है। 2f0 अलाउड ही नहीं है, 2f0 पे स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही है। क्या ये बात समझ में आती है? यस 3f0 के बाद अगला कौन अलाउड है? 5f0. दैट इज 5v/2l। सो फार सो गुड। यस सर। अब मैं चेक कर लेता हूं तुम्हें कितना समझ में आया। बताओ ये कौन सा हार्मोनिक? First over. फर्स्ट हार्मोनिक। ये कौन सा हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड। ये कौन सा हार्मोनिक? फिफ्थ हार्मोनिक। अंडरस्टैंड दिस। ये तो फंडामेंटल, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। सर फंडामेंटल के बाद दिस इज First द overtone. फर्स्ट हायर मल्टीपल। फर्स्ट ओवरटर्न। ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन और ये क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड सेकंड ओवरटर्न। तो ऐसा रट मत लेना कि सर हार्मोनिक में से 1 माइनस कर देते हैं तो ओवरटोन आ जाता है। यहां ऐसा दिख रहा है आपको कि सेकंड हार्मोनिक इज फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक इज सेकंड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक इज थर्ड ओवरटोन, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। हियर यू कैन सी थर्ड हार्मोनिक इज फर्स्ट ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक इज सेकंड ओवरटोन। क्या आपको डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई? Yes, sir. इज दैट क्लियर टू यू? जल्दी बताओ। Yes, sir. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद उसका पहला हायर मल्टीपल जो अलाउड होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, दैट विल बी कॉल्ड एज योर ओवरटोन. So this is your first overtone, this is your second overtone. And if your frequency can be expressed as x times of f0, it is simply xth harmonic. I hope this is clear to you. Any doubt so far? Sir, Tell me. sir, so we can see that overtone is something that is not dependent on the wave, on the standing wave condition exactly, but on the source that generates the frequency. Like here, as you gave the frequency function, if the source decides to generate only in 3n-1 type of things, then the frequencies that will follow it will become that does not only depend on the source ना. Suppose source ने decide किया कि मैं 3n-1 v/2l की फ्रीक्वेंसी दूंगा, पर उसको हो सकता है स्टैंडिंग वेव ना बने। रस्सी की कंडीशन पे भी तो डिपेंड करता है ना कि उसके एंड पॉइंट पे नोड्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Okay, so satisfying both. That boundary condition also needs to be satisfied. Yes or no? Okay, sir. Yes, sir. But then it depends on the function that is given to us in the question and not on this nv/2l. Perfect. Okay, sir. यहाँ तक यहाँ से नोट करिए पहले इतना, जल्दी से लिखिए फटाफट।
प्लीज अपने दिमाग में इसमें डाउट मत रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है। मैंने 4-5 बार आपको बता दिया है, ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो सोर्स जिससे क्रिएट कर रहा है ट्रैवलिंग वेव्स को, जिनका इंटरफेरेंस स्टैंडिंग वेव बना रहा है। तो सोर्स अगर अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, उससे स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और सोर्स की हर फ्रीक्वेंसी पर स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी हुई है तो सोर्स को जो फ्रीक्वेंसी चूज करनी पड़ेगी, दैट विल हैव टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ v/2l, एज सिंपल एज दैट। सिर्फ उस कंडीशन में दोनों पॉइंट्स जो होंगे एंड पॉइंट्स, उस पर नोड बनेगा, और सिर्फ उस कंडीशन में ही स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही होगी। लिख लिया इतना? Yes, sir. ये लिखो फटाफट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में लिख लेना n बराबर 1, मतलब जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी, उसी को फंडामेंटल कहते हैं। डन, रिटन दिस मच? No, sir. अरे इसमें क्या लिख रहे हो ऐसा यार, तो सिंपल सी बातें हैं। सर एक सेकंड लास्ट पेज दिखा सकते हो? लो बेटा, थैंक यू सर। So please can you show the last page one last time? लास्ट पेज लिख लिया? Yeah, done. ओके, राइट दिस वन डाउन। So you said that for fundamental frequency n is equal to 1, but if we get a function defined as 2n plus 1 into v/2l, 2n, इतना मैथ्स पढ़ा है ना, फिर उसको 2n माइनस 1 की फॉर्म में लेंगे ना। अगर n को 1 से चलाना है तो 0 से चलाना है, then you can take। so it's not compulsory that n equals to 1 will be the fundamental frequency, right? ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब मैं जितने भी फंक्शन फिर आपको बना के दूंगा ना, वो सारे इस फॉर्म के बना के दूंगा कि n equal to 1 will be your fundamental। But n equal to 0 can also be. यस, अब इसी चीज को मैं 2n plus 1 लिखूंगा तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बी v/2l, तब n equal to 0 चलेगा। पर हम जनरल फंक्शन बनाएंगे ऐसे कि n equal to 1 will suit us। Yes. ओवरटोन्स की डेफिनेशन प्लीज अच्छे से लिख लीजिएगा, ये एग्जांपल लिख लीजिएगा, वरना इसमें आप गलती करेंगे कि ओवरटोन्स का मतलब होता क्या है। फंडामेंटल को छोड़ के जो हायर मल्टीपल्स अलाउड होते हैं फॉर स्टैंडिंग वेव्स, उनके नंबर को ओवरटोन्स कहा जाता है। फर्स्ट हायर मल्टीपल फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हायर मल्टीपल सेकंड ओवरटोन्स, थर्ड हायर मल्टीपल थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि हार्मोनिक में से आप 1 माइनस कर दें तो ओवरटोन आ जाएगा। ऐसा रस्सी जब दोनों एंड पर बंधी हुई है, जब ये वाला फंक्शन है nv/2l, वहां तो सही है ये बात, पर आगे जब आप देखोगे, जब मैं रस्सी को सिर्फ एक एंड पे बांध दूंगा, एक इंच फ्री कर दूंगा, तो ये चीज आपको दिखेगी गलत होती हुई। आई विल शो इट टू यू। रिटन दिस मच? Yes. ऑलराइट सर वेट। सर हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन जब हम लोग दोनों एंड्स बंद रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, nv/2l। यस, जब दोनों एंड पे बंद है तो यही होगा और कुछ नहीं होगा। ये निकाला है ना हमने, लॉजिकली डिराइव किया है।
Okay, sir. बाउंड्री कंडीशन लगा के, तब और कुछ नहीं हो सकता। एक एंड फ्री कर देंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा वो आगे पढ़ेंगे। चलो इधर देखो, अब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो अब हम इस लायक हो गए हैं कि एक हम टेबल बनाने जा रहे हैं। और अगर ये टेबल आपने ढंग से समझ ली और बना ली और इसके एक एक पॉइंट को समझ लिया, तो इस बात की गारंटी है कि आप स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन चाह के भी गलत नहीं करोगे, जो कुछ आएगा यहीं से आएगा। PYQ करना आज घर जाके, यू विल फाइंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हेयर ओनली। देखो इधर, इधर n, पहले एक या दो कॉलम देख लेना अच्छे से, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। L which is equal to L lambda by 2, frequency which is equal to NV by 2L, harmonic number, overtone number, shape, nodes, एंटीलोड्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। n की पहली वैल्यू मैंने ली 1, 1 पे लेंथ कितनी आई बेटा, जल्दी बताओ। लैम्डा बाय 2। मतलब अगर रस्सी लैम्डा बाई 2 की होगी तो स्टैंडिंग में बन जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू V by 2L। क्या ये फंडामेंटल है? क्या ये फंडामेंटल है? बिल्कुल है। कौन सा हार्मोनिक है? फर्स्ट। कौन सा ओवरटोन है? 0। अब सुनिए, अब आपसे पूछेगा कि बताइए रस्सी पर जो स्टैंडिंग वेव बनेगा उसका शेप कैसा दिख रहा होगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ही बार दिखाऊंगा मैं कैसे सोचना है। बताओ यहां पर क्या बनाना था? नोड। शाबाश। और यहां पर क्या बनाना था? नोड। मेरे रस्सी की लेंथ कितनी है? लैम्डा बाई 2। और दो नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाय 2। इसका मतलब ये दे आर कंसेक्यूटिव नोड्स, यस और नो? यस। इसका मतलब इनके बीच में एक एंटी नोड होगा, यस? तो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो ऐसी दिखेगी, पहले सारे पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ ऑसिलेट करेंगे, फिर सारे ऐसे नीचे की तरफ ऑसिलेट करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये पिछली क्लास में बना के दिखाया था ना यार। यस। कैसे ऑसिलेशन होगा? ऐसे एक एंटी नोड बन रहा होगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस। टेल मी व्हाट आर द नंबर ऑफ नोड्स? कितने नोड्स हैं इसमें? 2 नंबर ऑफ एंटी 1 1। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो, सर। n की अगली वैल्यू 2, लेंथ कितनी आएगी? लैम्डा। इसको लैम्डा की जगह मैं ऐसे लिख दूं, ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय 2। यस। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? प्लीज टेल मी। V by 2L। 2f0। which harmonic? सेकंड। Second. Overtone? फर्स्ट ओवरटोन। नाउ आइए शेप की बात करते हैं। तो इसको देखो मैं कैसे सोचते हैं, सिंपल सा तरीका है। एक बात बताओ भैया, ये नोड है और ये भी नोड है, इतना मुझे पता है। लेंथ कितनी है? लेंथ है ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि मुझे लैम्डा बाई 2 की दूरी 2 बार चलनी है। और मुझे ये पता है कि अगर यहाँ नोड है तो यहाँ से लैम्डा बाई 2 आगे एक नोड मिलेगा और वहां से फिर लैम्डा बाई 2 आगे एक नोड और मिलेगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक जल्दी बताओ। नोड। तो शेप कैसी होगी? एंटी नोड एक ऊपर और ऑसिलेशन ऐसा आएगा, और फिर जब यही रस्सी नीचे आ जाएगी तो ऑसिलेशन कुछ ऐसा आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस। यस सर। हाउ मेनी नोड्स? 3। हाउ मेनी एंटी नोड्स? 2। कर पाओगे इतना काम कि नहीं कर पाओगे? यस सर। यस। चलो अब देखो ध्यान से सुनो, अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। अब मैं पूरी टेबल नहीं बना रहा हूँ, आई एम श्योर आप पूरी टेबल बना सकते हैं। n को 3 डाल दीजिएगा, 4 डाल दीजिएगा, 5 डाल दीजिएगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए सोच के, अगर मैं आपसे कहूं कि 4th ओवरटोन में है रस्सी, आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, a string fixed at both ends is vibrating in 4th overtone। 4th ओवरटोन में है, तो अगर मैं आपको ये ओवरटोन नंबर दे दूं, क्या आप बाकी पूरी टेबल फिल कर सकते हो? यस। चलो बताओ, 4th ओवरटोन का मतलब कौन सा हार्मोनिक? 5th। 5th हार्मोनिक। बहुत अच्छी बात है। 5th हार्मोनिक का मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है साहब? 5F0। 5f0। ब्यूटीफुल। लेंथ कितनी है?
lambda by 2. 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी कि n की क्या वैल्यू चल रही है? 5। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द शेप। क्या रस्सी की शेप दिखेगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार बताओ, कितनी बार लैम्डा बाय 2 चलना है? 5 टाइम्स लैम्डा बाय 2? 5 times. तो यहां से एक बार लैम्डा बाय 2 नोड, एक और बार लैम्डा बाय 2 नोड, एक और बार लैम्डा बाय 2 7 टाइम नोड। एक और बार लैम्डा बाय 2 नोड, और एक और बार लैम्डा बाय 2 ये वाला नोड। बोलो, इतनी बात समझ में आई? यस व्हाट विल बी द शेप? क्या यही शेप होगा बेटा? सोच के बताओ। Yes, sir. यस सर। हाउ मेनी नोड्स? 6 नोड। हाउ मेनी एंटी नोड्स? 5 क्या आप इस टेबल में किसी भी वैल्यू को करस्पॉन्डिंग काम कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। अच्छा, लेट मी सी, आप ओरली सोच पा रहे हो क्या? क्या आप ओरली सोच सकते हो? यस चलो सोच के बताओ। अगर रस्सी, सर हाँ बोल। सर ओवरटोन विल बी ऑलवेज n-1। ओनली व्हेन द रस्सी इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ओके, हाँ तो ठीक। समझाया था बेटा, इतनी डिटेल हाँ बताया, हाँ ऐसा नहीं होता। हार्मोन, हाँ हाँ वो समझ गया। हाँ, यहाँ पर अगर सर रस्सी दोनों एंड पर बंधी है तो हार्मोनिक में से 1 माइनस कर सकते हैं। हाँ बोलो। सर, और क्या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एंटी नोड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक अब ऑलवेज? ये जुगाड़ तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ये याद रखना, ये जनरली यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स पे ट्रू है। बात समझ में आई? ओके सर। नाउ टेल मी, अगर रस्सी 7th हार्मोनिक में है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ओरली ट्राई करो। अगर रस्सी 7th हार्मोनिक में है तो बताओ उसमें कितने नोड्स होंगे? सर 8 8 nodes. नोड्स, नोड्स 8 सर 8 8 होंगे। एंटी नोड्स कितने होंगे? 7 कितने लूप्स बन रहे होंगे? हाउ मेनी फुल लूप्स? अब देखो, इस चीज को मैंने एक लूप बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया? एक लूप। तो हाउ मेनी लूप्स? 7. 7 ही बने। 7 loops. What will be the frequency? 5 F not. 7F. 5F naught या 7F naught? 7 of 7F 7F. What is the length of the string required for that? 7 lambda by 2. ये बहुत टफ है। नहीं सर क्या ये बहुत टफ है समझना? नहीं सर याद रहेगा? Yes. चलो अब ध्यान से सुनो, मैं उल्टा पूछता हूँ। एक रस्सी दोनों एंड पर बंधी हुई है, एक रस्सी दोनों एंड पर बंधी हुई है और उसके अंदर 9 एंटी नोड्स हैं। हाँ लिसन सर केयरफुली, कितने एंटी नोड्स हैं? 9 9 एंटी नोड्स हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं किस ओवरटोन में है वो? सर Overtone. 8 कौन से ओवरटोन? 8 सर 8th ओवरटोन में। पक्की बात है ये? यस अगर 9 एंटी नोड्स हैं तो ये बात पक्की है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. यस कैसे पहचाना? हाउ डिड यू आइडेंटिफाई? Number of antinodes is equal नंबर to ऑफ नोड्स -1. So Number of antinodes, listen here, number of antinodes and harmonic number, this is same in every case. Can you see this? yes, sir. यस सर तो अगर एंटीनोड्स 2 हैं तो हार्मोनिक सेकंड है, अगर एंटीनोड्स 9 है तो हार्मोनिक 9th है, और अगर 9th हार्मोनिक है तो वो ओवरटोन कौन सा होगा इस केस में? 8th ओवरटोन होगा। ये एनालॉजी आपको बिठानी पड़ेगी, ये इस टेबल का एनालिसिस आपको खुद से करना पड़ेगा कि किस तरीके के शॉर्टकट्स आप बना सकते हैं चीजों को याद करने के लिए। और अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक फॉर्मूला याद है ना, लेंथ का जनरल फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला, इसमें सेटिस्फाई करा के निकाल लेना। समझ में आ रही है बात की नहीं? बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर ठीक, प्लीज मेक दिस टेबल, जल्दी से बनाइए।
डन। So wait. 820 न्यूटन्स। So क्या हुआ? इतना गंदा जोक सा, To इतना pay गंदा 100 rupees, जोक, sir. इतना गंदा जोक सा। Yes, sir. Fine. Sir, fine. मैंने तो बोला वेट। You have to leave us early, sir, today because you cracked such a bad joke. सर अभी हम ही निकल जाते हैं। अच्छा ऐसा, हद हो गई है यार। We could say the same for your joke, sir. हाँ बना लिया। इससे ना सर हम पिछले 2 मिनट से हंस ही रहे हैं। अच्छा ऐसा, कोई बेहोश वेहोश तो नहीं हो गया ना भाई? सर इतना हो ज्यादा जाएगा तो गंदा रिप्लाई नहीं कैसे होगा। करेगा? पता कैसे चले? नहीं काफी बैड लेवल का जोक था ना, हो सकता है एक आध को सदमा वदमा लग गया हो। बना लिया साहब आपने? नो सर। नो सर, बनाइए बनाइए। डन। यस सर। एनी डाउट स्टिल है? रस्सी दोनों एंड पे जो बंधी हुई है, इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, हेडिंग लिखो एनर्जी एनालिसिस ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। एनर्जी एनालिसिस ऑफ अ स्टैंडिंग वेव। हमने ट्रैवलिंग वेव का एनर्जी एनालिसिस करके आपको दिखाया था, वहां एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो बताया था, मैथमेटिकली प्रूव किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि स्टैंडिंग वेव को स्टैंडिंग कहते क्यों हैं। कि अगर कोई स्टैंडिंग वेव ऐसी दिख रही है, सपोज समवट लाइक दिस, और ये जो पॉइंट्स है नोड्स, मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों नोड्स के बीच में जो भी एनर्जी है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिक्स हो जाती है। यानी कि यहाँ के बीच में जो एनर्जी है वो ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी इसके बीच में भी मूव नहीं कर रही, इसके बीच की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। हर एलिमेंट के पास बराबर बराबर एनर्जी है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है इन दो नोड्स के बीच में वो यहीं फिक्स हो गई। इसीलिए हमने इसको बोला था कि यहाँ और यहाँ के बीच की जो एनर्जी है वो यहीं पे खड़ी हो गई है, यहीं पे स्टेशनरी हो गई है। दैट इज व्हाई वी हैड नेम्ड इट एज अ स्टैंडिंग वेव। क्या ये बात समझ में आती है? बोलिए यस और नो। सर सर तो मतलब यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑफ स्टैंडिंग वेव का एनर्जी फिक्स नहीं है, बट दो नोड्स के बीच में एनर्जी फिक्स है। हाँ, टोटल एनर्जी फिक्स, मतलब ये जो एनर्जी है इनके बीच में टोटल अमाउंट वो फिक्स है।
और मैंने आपको लास्ट क्लास में इस बात की फील दी थी कि वो एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल से काइनेटिक में और काइनेटिक से इलास्टिक पोटेंशियल में इंटरचेंज हो रही होगी। यस Remember सर, this or not? वो एक पार्टिकल का भी टोटल एनर्जी फिक्स था ना सर उसमें? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा बेटा, यहाँ ऐसा नहीं होगा। और वहां पर भी एक पार्टिकल का टोटल एनर्जी कहाँ फिक्स था, कहाँ फिक्स था? सर मतलब जो इलास्टिक fixed amplitude से काइनेटिक में बदल रहा था। fixed हो गया ना एनर्जी। क्या सर अगर वो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड से ऐसे चल कर रहा था तो उसका एनर्जी फिक्स हो गया ना वहाँ। क्या पढ़ाया था, सब भूल गए हो? But only kinetic energy is equal to potential energy for a point. कि जितनी काइनेटिक थी उतनी पोटेंशियल थी, सबकी एनर्जी बराबर कहाँ थी? अगर हर एलिमेंट की एनर्जी बराबर होती तो बेटा फिर ट्रैवलिंग वेव का बात थी। हर एक की बराबर नहीं थी बट एक पार्टिकल की विद टाइम बराबर थी ना। हाँ, एक की बराबर, यस, एक पार्टिकल की टोटल एनर्जी विद टाइम बराबर थी हाँ, सर। बिल्कुल सही बात, परफेक्ट। चलो देखो इधर, आपको इस बात को मैथमेटिकली पहले तो समझना है और प्रूव करना है कि दो नोड्स के बीच की एनर्जी, अगर ये दो नोड्स हैं तो इनके बीच में जो भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी, प्लीज माइंड इट, वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? नहीं क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? नहीं सर, नहीं रहेगी ऑब्वियसली कांस्टेंट। क्या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? नहीं। जैसे अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आप यहाँ पे बात करो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करो, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रस्सी का हर पार्टिकल अपने अपने एम्पलीट्यूड पर है, यानी कि रस्सी की कौन सी एनर्जी जीरो है? जल्दी बताइए। काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी इस टाइम पे? जल्दी बताओ। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बेटा जो रस्सी की एक्चुअल नॉर्मल शेप थी वो तो ये थी, तो ये यहाँ से मैक्सिमम डिफॉर्म्ड दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? टेल मी यस और नो। यस। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि ये सारे पार्टिकल अभी अभी अपने एम्पलीट्यूड पे हैं, फिर एक इंस्टेंट आएगा जब ये सारे के सारे एक साथ अपनी मीन पोजीशन पर होंगे, यहां पर होंगे। जब ये सारे के सारे अपने मीन पोजीशन पे होंगे, इस रस्सी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? जीरो। लेकिन इस पूरी रस्सी के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई होगी? काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज एवरी पार्टिकल इज क्रॉसिंग इट्स मीन पोजीशन, और हर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये हमको पता है। कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अगर आप इन दोनों एनर्जी को यहां पर जोड़ोगे और इन दोनों एनर्जी को यहां पर जोड़ोगे, इनफैक्ट तुम एक जनरल पॉइंट ले लो, अगर मैं यहां पर बात कर लूं, ऐसे बात कर लूं किसी भी जनरल इंस्टेंट पर, तो बेटा यहां पर इसके पास कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस मच। अगर मैं इन दोनों एनर्जी को निकाल के जोड़ूं फॉर द एंटायर स्ट्रिंग बिटवीन दीज टू नोड्स, ये सम हमेशा कांस्टेंट आएगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलिए यस और नो। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसको मैं प्रूव कराऊंगा, डोंट वरी, बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये बात समझ में आती है? यस सर। चलो देखो इधर कैसे प्रूव करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मेरी थोड़ी हेल्प करिएगा, क्योंकि मैथ्स आपकी ऑब्वियसली मुझसे अच्छी होगी। ये एक रस्सी है, और क्योंकि हम लोग दो नोड्स के बीच की एनर्जी डील कर रहे थे, तो हमने काम किया कि दो नोड्स के बीच की एनर्जी की जगह बेसिकली हमने एक रस्सी ली, दोनों एंड पर बांध दी और इसके फंडामेंटल मोड की बात कर ली। फंडामेंटल मोड मतलब फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर ली, क्योंकि अब मुझे पता है कि फर्स्ट हार्मोनिक में ये पॉइंट नोड है और ये जस्ट अगला वाला नोड है। दिस इज अ नोड एंड दिस इज जस्ट द नेक्स्ट नोड। इनके बीच में सिर्फ एक एंटी नोड है जिसमें रस्सी कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करती है। तो बेसिकली अगर मैं इसके बीच की एनर्जी निकाल के कांस्टेंट प्रूव कर दूं, तो ये बात का प्रूव होगा कि किसी भी दो कांस्टेंट नोड्स के बीच की एनर्जी कांस्टेंट ही होने वाली है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। चलो इधर देखो, मान लो इस रस्सी की लेंथ कितनी है? इस रस्सी की लेंथ है L, इस रस्सी का मास मान लीजिए m है। तो अगर इसका मास m है, लेंथ L है, तो म्यू आप ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हैं, m/L होगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा,
इस पर जो स्टैंडिंग वेव है लेट अस से उसकी इक्वेशन है 2a sin kx cos ओमेगा t। ये स्टैंडिंग वेव बन रही है उसकी। एक बात बताओ, ये जो मीन पोजीशन है, ये जो मीन पोजीशन है, ये वाली मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन पे सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ काइनेटिक होगी। यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? व्हाट विल बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है? जीरो, क्योंकि रस्सी के अंदर कोई स्ट्रेन नहीं है, रस्सी अपनी नेचुरल लेंथ में है, कोई इलॉन्गेशन नहीं है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर होगी तो क्या मैं सीधे सीधे हाफ mv स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है? नो, अलग है। हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है? नो सर, अलग हो। तो एक बात बताओ सोच के, यहां से अगर मैं x डिस्टेंस पे जाऊं और एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करूं, ये वाला dx, ये dx, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये यहां पर कितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा? सर t by mu। वेलोसिटी वो बेटा t बाई म्यू वेव की वेलोसिटी होती है। minus 2a omega sin kx sin omega t। नाउ टेल मी, ये जो पार्टिकल है x डिस्टेंस पर, ध्यान से सुनना, मैं कहां पे एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं? मैं मीन पोजीशन पे एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, जहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एट एनी जनरल पॉइंट। यहां पर मैंने ये जो x पे जाके पार्टिकल लिया, पहले तो ये बात बताओ, ये जो x वाला पार्टिकल है, इसको मैं थोड़ा सा राइट में शिफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूं, वरना आप कहोगे सर एंटी नोड वाला पार्टिकल लग रहा है। ये वाला पार्टिकल ले लो, चलो, ये रहा dx लेंथ का पार्टिकल। आराम से सोचो, ये वाला पार्टिकल कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा होगा? किसी भी जनरल एक्स पे क्या यही एम्पलीट्यूड है? बोलो हाँ या ना। यस। और अगर ये एम्पलीट्यूड है तो इसकी मीन पोजीशन पर इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 2a sin kx, जो इसका एम्पलीट्यूड है, इनटू ओमेगा। बोलो बात समझ में आई? यस अरे मीन पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होती थी एसएचएम में? ए ओमेगा। यस। ए ओमेगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? 2a sin A kx। prime times half। sin kx, तो 2a sin kx into omega will be its velocity at the mean position। किसी जनरल पोजीशन पे नहीं, at the mean position। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, यस। तो अब बताओ, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? इसकी half lambda dx v How will you square। write dk? आप लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको ट्रैवलिंग वेव में सब कराया है। क्या आप सबको समझ में आता है? इसका जो मास हो जाएगा वो म्यू dx हो जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है। इनटू v स्क्वायर, तो इसका पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर kx इनटू ओमेगा स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कट पिट के क्या आता है? 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू साइन स्क्वायर kx इंटू dx। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी इस एलिमेंट की। अगर मुझे पूरी रस्सी की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या मैं इसको लिख के 0 से l तक इंटीग्रेट कर दूं? यस सर। तो 0 से l तक इंटीग्रेट कर दो बेटा। 0 से l तक इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी? 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू। कैसे इंटीग्रेशन करते हैं साइन स्क्वायर kx का? 1 minus cos 2 1 theta। minus cos 2x by 2। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2kx इंटू dx। और नीचे बाई 2 भी आता है कि नहीं? हाँ सर। तो अगर बेटा उस बाई 2 की जगह मैं यहाँ से 2 हटा दूं तो समझ में आता है ना क्या किया मैंने? यस। x की लिमिट वेराइंग फ्रॉम 0 टू L। प्लीज सी हियर, काइनेटिक एनर्जी आ रही है मेरे पास a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू। आइए देखते हैं क्या इंटीग्रेशन बनेगा। 1 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2kx का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ 2kx डिवाइडेड बाई 2k। क्या ये बात सही है? यस। 0 से लेकर कहां तक? अरे 0 से लेकर कहां तक? L तक। तो देखो इधर मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू एक्स माइनस लिमिट क्या आया था?
साइन 2kx अपॉन 2k, साइन 2kx अपॉन 2k, 0 से लेकर l तक। सर ये साइन टू के एक्स 0 और l दोनों में 0 होता है तो हम उसको इग्नोर ही करने वाले हैं। हाँ पहले लिमिट रख के देख लेते हैं ना भैया, l माइनस साइन ऑफ 2kl अपॉन 2k, ये बनेगा l रखने पे, और 0 रखने पे तो सबको दिख रहा है 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर। चलो बताओ व्हाट विल बी साइन 2kl, व्हाट साइन 2kl, जरा यहाँ देखो साइड से बेटा, अगर मुझे साइन 2kl निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 2k हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. क्योंकि मैंने फंडामेंटल मोड ले रखा है, तो फंडामेंटल मोड का मतलब ये लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। दो नोड्स के बीच की एनर्जी निकाल रहा हूँ ना, बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। यहाँ आ जाएगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, दिस इवेंचुअली गिव्स यू साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है, यानी कि ये पूरी टर्म 0 है, यानी कि मेरे पास आ गया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इनटू l, एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस म्यू इनटू l इज द मास ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन द टू नोड्स। यस और नो? ये म्यू इनटू l क्या है? एनर्जी आई आपके पास निकल के, काइनेटिक एनर्जी ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बताइए ये एनर्जी मैंने कहाँ निकाली है? What do you mean कहाँ? ये एनर्जी मैंने कहाँ निकाली है? किसी जनरल पॉइंट पे निकाली है? Main position. Whole string combined. मैंने मीन पोजीशन पे निकाली है। अब अगर ये एनर्जी मेरी मीन पोजीशन पर है तो इस मीन पोजीशन पर दिस इज द काइनेटिक एनर्जी दैट आई हैव रिसीव्ड एंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज बट ऑफ कोर्स 0। यस और नो? यस। तो व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट मीन पोजीशन? ma square omega square. ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात Yes. समझ में आई? हाँ सर हाँ। अब एक बात बताओ, क्या इससे ये साबित हो गया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है? No. नो सर। अभी तो आपने क्या निकाला है? आपने टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करी है। कहां पर कैलकुलेट करी है? मीन पोजीशन पर कैलकुलेट करी है। तो मीन पोजीशन पर जो रस्सी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द मीन पोजीशन। बोलो एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा इस बात को प्रूव करने के लिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है? कैसे You प्रूव have to करोगे? find the energy at a general instant. यस। अब हम एक जनरल इंस्टेंट उठाएंगे, उस जनरल इंस्टेंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, और अगर वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसी के बराबर आ गई तो ये इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि मीन पोजीशन की टोटल एनर्जी और जनरल पोजीशन की टोटल एनर्जी बराबर है। दैट मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन द टू नोड्स इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस। चलिए अब जनरल पोजीशन की कैसे निकालेंगे? ट्रैवलिंग वेव में सिखाया था मैंने, वही सारे फंडे यहाँ यूज करने हैं, ध्यान से देखना। ये तुम्हारी रस्सी यहाँ बंधी हुई है, ये इसका मीन पोजीशन है, और मान लो ये इसका एम्पलीट्यूड होता, ये ऐसे करके ऑसिलेट कर रही है, समवॉट लाइक दिस। मैंने एक कोई जनरल पोजीशन ले ली, किसी जनरल पोजीशन में मेरी रस्सी ऐसे होगी। बोलो भाई हाँ कि ना? हाँ सर। Yes. Yes. नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुल। यहां से हम जाएंगे किसी भी x पे, और x पर जाके हम एक छोटा सा हिस्सा काटेंगे जैसा हमने किया था। ये छोटा सा हिस्सा कितनी लेंथ का काटा मैंने? बोलो। dx लेंथ का। अभी ये जो इसका ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पर है, तो इसके पास ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है vp, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज योर vp। और इस ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन में लेके चल रहा हूं दैट इज 2a sin kx into cos ओमेगा t। चलो मेरे को सोच के बताओ,
इस छोटे से एलिमेंट dx की, मतलब ये जो आपने रस्सी का छोटा सा एलिमेंट dx माना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे आप? half mu dx into half mu v dx square. into v इसकी काइनेटिक एनर्जी सर होगी हाफ इसका मास विच इज म्यू dx और इनटू इसकी वेलोसिटी विच इज vp का होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? yes Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट लुक हियर, ये सब काम मैंने तुम्हें कराया है, देखते जाओ. क्या आपको ये बात समझ में आती है सर, जो vp होगा वो del y by del t होगा? Yes. yes इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो vp आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. करो डिफरेंशिएट, बताओ मुझे कितना आता है. हाफ म्यू dx, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आता है, स्क्वायर करके बताना. 4a square omega square sin square kx 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर kx into इनटू sin square omega t. साइन स्क्वायर ओमेगा टी. प्लीज क्रॉस कंफर्म कर दीजिए क्या ये सही कह रहे हैं. Yes. बोलिए क्या ये सही कह रहे हैं? Yes. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सही. 2 से यहाँ काटोगे 2 आ जाएगा. देखो क्या क्या कांस्टेंट है. 2 कांस्टेंट है, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, ये बाहर आ गया. फिर साथ में आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसके साथ आ गया साइन स्क्वायर kx इंटू dx. ये काइनेटिक एनर्जी आ गई छोटे से dx वाले पार्टिकल की. सो फार सो गुड. बोलिए सो फार सो गुड. Yes. Yes, sir. Okay. Now look at. Again मैं वो फोटो बना रहा हूं आपके लिए. ये वो जनरल पोजीशन है जो हमने माना था, और ये मान लीजिए पूरा उसका एम्पलीट्यूड है. हमने क्या किया था बेटा? हमने ये x है, इस x पर जाके हमने ये वाला एलिमेंट चूज किया था विच वाज dx. और आई होप अब आपको याद होगा कि इस dx के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल जी आई है, बेसिकली यहाँ पर ये डिफॉर्म होकर स्ट्रेच होकर ऐसा हो गया है, तो जो टेंशन का वर्क डन है उसी से तो इलास्टिक पोटेंशियल जी आती है. याद आ रहा है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. हाउ डिड वी राइट दैट? T अगर into dl minus dx. dl minus dx dl बोल दूं तो कैसे आएगी पोटेंशियल जी? du. बोलो t into dl minus. dl minus dx everybody remembers this, yes or no? Yes. Yes, Perfect. sir. Now look here, क्या करने में जा रहा हूं? t into dl minus dx. क्या तुम्हें ये खुद से समझ में आता है कि मैं लिख के दिखाऊं, वरना फिगर में दिखाऊं कि dl can be written as under root of dx square plus dy square? Yes, sir. yes yes याद है, सिखाया था Yes, मैंने. sir. yes Yes. dx को कॉमन ये दूरी सर dx होती है, और ये छोटी सी दूरी कितनी होती है? बोलो. dy. dy बहुत अच्छी बात है. इसमें से क्या कॉमन निकाल लें? dx square dx. क्या बन जाएगा ये? 1 plus half 1 dy by dx the whole square. dx का होल स्क्वायर का रूट -1. रिमेंबर दिस. yes sir Yeah. आगे अगर मैं स्मॉल स्लोप्स की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल ऑसिलेशंस, I can assume this dy by dx to be small and use binomial approximations. Yes, Yes, sir. that will give me 1 plus. जल्दी बोलो. Half of dy by dx का whole square -1. This 1 and 1 will get cancelled out. You will be eventually left out with t dx by 2 into dy by dx का whole square. क्या यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. Now tell me, how will you find out dy by dx? Y is equal to 2a sin kx cos omega. y is equal to 2a sin kx cos omega t मेरे पास है. तो यहां से प्लीज मुझे del y by del x निकाल के बताइए कितना आता है. जल्दी बताइए, मैं यहाँ सीधे वैल्यू रख दूंगा. 4a square k square cos square omega t into cos square kx. आराम से 4a square K square cos K square omega t cos square omega t आगे into cos square kx. into cos square kx. हाँ भैया सही कह रही है. Yes. Yes. देखो क्या क्या कांस्टेंट है. 2a square k square t
cos square omega t into cos square kx into dx. This is your du, elastic potential energy of dx element. So far so good. Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो जरा, इधर देखो क्या आई थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी डीएक्स एलिमेंट की? अभी हमने निकाला था गंदा सा 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, यहां मैं लिख देता हूं 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू साइन स्क्वायर के एक्स इंटू डीएक्स। ये आई काइनेटिक एनर्जी। डी कितनी आई? 2a स्क्वायर के स्क्वायर टी Cos square omega. cos स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स इंटू डीएक्स। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. sir. ना टेल मी, क्या ये दोनों चीजें, ये जो कोएफिशिएंट है और ये जो कोएफिशिएंट है, ये एक ही चीज लिखी हुई है? हाँ, sir. Yes, sir. कैसे पता? A is equal to omega by Yes. v, v square is equal to t by हमने mu. बचपन में पढ़ा था v बराबर होता है अंडर रूट का t बाई म्यू। तो यहाँ से t की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? t की जगह म्यू v स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो जल्दी से। Yes. और v स्क्वायर की जगह क्या मैं ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो। हाँ, sir. Yes. तो यहाँ से मैंने ऐसे करके t हटाया और इसकी जगह लिख दिया म्यू टाइम्स ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और ये वाला के स्क्वायर और के स्क्वायर कट गया और आप देख सकते हैं कोफिशिएंट बराबर बन जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात? Sir, और ऐड करके 1 हो जाएगा sir. 1 नहीं बनेगा बेटा, ध्यान से देख ले, ऐसे थोड़ी 1 बन जाता है। दोनों का ऐड करें. तो 1 थोड़ी बनेगा। ये आया du। अब एक बात बताओ, ये है dx एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी, ये है dx एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं dx एलिमेंट की मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकलेगी? d, Add the two. दोनों को ऐड कर दीजिए, dk प्लस du विल गिव यू द मैकेनिकल एनर्जी। इन दोनों को ऐड करके क्या 1 बन रहा है क्या? सर वो नहीं सर, cos का टर्म और तो क्या आएगा ऐड करके? जल्दी बताओ, ऐड करके क्या आएगा? 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इनटू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू साइन स्क्वायर सॉरी dx प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी इंटू cos स्क्वायर kx dx। ये आई आपकी काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी फॉर द dx पार्टिकल। बोलिए, क्या आप यहां तक एग्री करते हैं? सर. यस सर. सर इस इंस्टेंट के लिए we can take sin square omega t as a constant. हाँ, पहले बताओ इतनी बात समझ में But आती है you कि can write sin square omega t as 1 minus cos square. why do you need That to one. write sin square omega t as anything? This is a constant। क्योंकि आपने जिस इंस्टेंट पे आप एनर्जी निकाल रहे हो, आपने किसी इंस्टेंट पे फोटो खींची है ना, किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो टाइम तो फिक्स है। बोलो हाँ या ना? यस. तो t इज कांस्टेंट ओवर है, वेरिएबल x है बेटा, x के साथ एनर्जी चेंज कर रहा है। तो अगर ये मैकेनिकल एनर्जी dx एलिमेंट की थी तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकलेगी? Integrated. Integrated. लेट अस इंटीग्रेट इट फ्रॉम x, कहां से कहां तक? x की लिमिट्स 0 to L. 0 to तो ये गंदा सा जो एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो होने जा रहा है इसका इंटीग्रेशन। कांस्टेंट क्या है? 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू, 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू। अंदर ब्रैकेट में पहली टर्म है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज अ कांस्टेंट। यस, Yes sir. इंटीग्रेशन किसका होगा? जल्दी बताओ। साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to L, और जो अगली टर्म है उसमें से cos स्क्वायर ओमेगा टी इज अ कांस्टेंट, यू विल इंटीग्रेट cos स्क्वायर के एक्स dx from 0 to L. This is going to give you the total mechanical energy of the string. कोई दिक्कत वाली बात? जल्दी बोलो हाँ या ना? No. चलो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखते रहना। 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू। प्लीज बेटा मैथ्स में तुम लोग थोड़ी मेरी हेल्प करो। कैसे इंटीग्रेट करते हैं साइन स्क्वायर के एक्स को? 1 plus minus cos 2 ऑलरेडी कर दिया है तो डायरेक्ट नहीं बन जाएगा जो हम लोग ने अभी किया. हाँ, क्या बन जाएगा ये? इसको बना देता हूं मैं, चलो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा ना वापस. So we'll get L. It becomes L directly. Can I write down the integration directly if you don't mind? Yeah. हाँ सर. The integration will come out to be x minus
So we can just write So the we answer. don't, you can skip this We step. can just put L now Yes, sir. because we But then just similarly for integrated. cos square also will directly become L. But L by 2, right? Because the Yes. 2 didn't take into It account. won't be L, it will be L by Ah, 2. naturally, yeah. Over there we cut Okay, the yeah. upon 2 with the L by outside. 2 कैसे आया, सबको समझ में आ गया? हाँ सर Yes, sir. Yes. आती पीट पीट करोगे तो नहीं कि सर डायरेक्टली कैसे लिख दिया? नहीं 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 तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, इधर देखो cos स्क्वायर ओमेगा, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझोगे, ये भी L हाँ by सर 2 ये भी L by 2 हो जाएगा। Yeah. अरे Because आएगा कि नहीं आएगा? L by 2 so ही you आएगा। put it as 1 minus sine square and then it's done. अब देखो इधर ध्यान, L by 2 और L by 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया बेटा, Yes sir. तो इसको बाहर ले जाओ, 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू L by 2, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कितना होता है ये? So we don't know. ये होता है 1, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया? Yeah. And can you tell me what is this mu into L? Mass. मास। yet again मेरे पास आंसर निकल के आया ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यही काइनेटिक एनर्जी निकल के आई थी मीन पोजीशन पर, और यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल के आई है किसी भी जनरल पोजीशन पर। क्या मैंने अपनी बात को मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है? जल्दी बताइए। Yes. मैंने क्या प्रूव करके दिखा दिया आपको कि आप कहीं पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करके देख लीजिए, दो नोड्स के बीच की, वो हमेशा कांस्टेंट आती है। और कितनी आती है? m omega square a square, where m is the mass of the string between the two nodes। दो नोड्स के बीच में जितनी भी रस्सी होगी उसका मास लिखेंगे, m a square omega square की कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू नोड्स, इसीलिए स्टैंडिंग वेव इसका नाम रखा गया है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? Yes, sir. So far so good? Yes, sir. यस सर। अब प्रूफ सर अब पहले इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज सब अक्रॉस अ टाइम पीरियड। तब निकालेंगे बेटा, पहले इसका जरा नोट करो, इसको ढंग से, पूरा प्रूफ नोट करो ढंग से, यहां से लिखना शुरू करो। सर इसकी हेडिंग क्या लिखूं? एनर्जी एनालिसिस बताया तो था। हाँ ये इसका पूरा सर डिटेल क्यूआर दे दो ना। क्यूआर दे दूं? लिखने का मन नहीं है? नहीं सर। अभी लिख देते हैं ना, उसके बाद क्यूआर। ठीक है, मैं क्यूआर भेज Wait, दूंगा, just a कोई second. बात नहीं, क्यूआर से काम चल जाएगा। हाँ सर। सर हाँ, लिख लेते हैं ना सर। सर आप जल्दी कर। हाँ लिख लेते हैं सर, क्लास QR खत्म होने के बाद देके अभी छोड़ क्यूआर दो। दिखा दो। सर क्यूआर दे दो। तो क्यूआर देके छोड़ दो। आने तो दो क्यूआर, मैंने तो प्रेस कर दिया बेटा, आए तो। सर आज सर फिर से प्रेस करो। 2-3 बार। देयर इट इज। मिल गया? यस सर। हाँ ओके, तो कुल मिला के हमको ये समझ में आया कि बेटा दो नोड्स के बीच की जो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो फिक्स होती है इन अ स्टैंडिंग वेव, एंड दैट कम्स आउट टू बी m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इतना याद रहेगा आपको? यस सर। ये जो एनर्जी है बेटा, ये किस फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होती रहती है हमेशा? Kinetic and elastic. पोटेंशियल और काइनेटिक। तो एक बात बताओ सोच के, ये वाली जो पोजीशन होगी, ये वाली कहाँ गई? ये वाली, जब ये अपने एम्पलीट्यूड पर होगा ऐसे करके, जब ये ऐसे करके होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? सर तो अगर मैं इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा इस इंस्टेंट पर, वो कितनी आनी चाहिए निकल के? m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही आनी चाहिए निकल के। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? यस तो ये है आपका एनर्जी एनालिसिस ऑफ अ स्ट्रिंग
जिसमें स्टैंडिंग वेव बन रही है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। आपको आज के लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा है कि रस्सी पर जब भी हमें स्टैंडिंग वेव बनानी होती है, अगर वो दो एंड पर फिक्स है, अगर मैं समराइज करूं कि हमने आज क्या क्या सीखा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी है तो उसकी लेंथ λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज ही ऐसी होंगी जिनसे अगर मैं स्ट्रिंग को प्लग करूंगा, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं, जिनसे अगर सोर्स ट्रैवलिंग वेव क्रिएट करेगा, सिर्फ तभी उस पर स्टैंडिंग वेव्स बन पाएंगी। उन फ्रीक्वेंसीज को हमने नाम दिया नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्ट्रिंग, विच इज NV/2L। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को बोला फंडामेंटल। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल का कोई भी मल्टीपल है, xth मल्टीपल, तो उसको xth हार्मोनिक बोला। और फंडामेंटल के हायर मल्टीपल्स को हमने नाम दिया ओवरटोन्स। किस ओवरटोन में कितने नोड्स बनेंगे, कितने एंटी नोड्स बनेंगे, क्या रस्सी की शेप होगी, क्या रस्सी की लेंथ होगी, क्या रस्सी की फ्रीक्वेंसी होगी, ये सब कुछ निकालना आपको आना चाहिए। आपको एक टेबल बनवाई गई है। अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि आपने बहुत फ्रेश पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा टाइम बीतेगा ना, आप भूल जाओगे चीजें कि किस हार्मोनिक में कितने नोड्स थे, क्या कोरिलेशन था। तो प्लीज इसको जब पढ़ने बैठो तो एक बार अपने हिसाब से, हो सकता है कोई बच्चा ये जुगाड़ बना ले कि जितने एंटी नोड्स हैं उतना ये हार्मोनिक नंबर है, या हो सकता है कोई कोई और जुगाड़ बना ले। टू ईच इज ओन, जिसको जिस तरीके से याद करना इजी रहता है वो उसको उस तरीके से याद रखे। और एनर्जी एनालिसिस में मैंने आपको इतनी बात प्रूव करा दी है मैथमेटिकली कि रस्सी के दो नोड्स के बीच की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। क्या इतने पार्ट में आपको कोई भी डाउट है? ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे, व्हेनेवर वी आर मीटिंग नेक्स्ट टाइम, जब हम गांधी जी के बर्थडे पे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तो हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। एक एंड पे रस्सी को बांधेंगे और फिर उस पर स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगे। और फाइनली हम जो पढ़ेंगे, जो हमें जेईई एडवांस के लिए पढ़ना है, दैट इज द स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ कंपोजिट स्ट्रिंग। जो एक बच्चा सूट में पूछ रहा था ना कि सर एक रस्सी अगर μ1 की हो, एक रस्सी μ2 की हो, दोनों को जोड़ दें तो स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनेंगी। तो दैट इज द फाइनल टॉपिक जो हमें स्टैंडिंग वेव्स में पढ़ना है, विच इज स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग विच इज कंपोजिट स्ट्रिंग। μ1 और μ2 की दो स्ट्रिंग अगर अपन जोड़ दें तो उस पर स्टैंडिंग वेव्स किस तरीके से बनेंगी, वो स्टडी करना। वहां तक जाने के बाद आपका स्टैंडिंग वेव्स का पोर्शन फिनिश होगा। अभी आपने एनर्जी, स्टैंडिंग वेव का एनर्जी निकाल लिया है, सिंगल स्ट्रिंग पढ़ना बाकी है आपको और कंपोजिट स्ट्रिंग पढ़ना बाकी है। इतनी बात समझ में आ रही है? Yes. All right. So for the test, we study till here only. Yeah, for the test you study till here. When And is your so, test exactly? what? When is your test exactly? This weekend. Saturday. Saturday, right? हाँ, please study till here. ट्रैवलिंग वेव्स अच्छे से कर लीजिएगा और स्टैंडिंग वेव्स फिक्स्ड ऑन बोथ, स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इतना पोर्शन पढ़ लीजिए। So could you send the model Yeah. question? Yes, sir. Yeah, I will. Yes, and HCV also. Sir. After the lectures, right? Yes. Sir. Yes, sir. चलो, that's all from my side today. सर डाउट लेक्चर का वो बेटा मैंने डाउट लेक्चर का बोल रखा है, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट बीइंग पुट। तो आप कभी भी बीच में डिसाइड हाँ सर आप कर सकते, ग्रुप पे एक्चुअली डाल। प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि मैं तो डिसाइड कर सकता हूँ, बट आई एम पैक्ड थ्रू आउट द वीक विद लेक्चर्स, तो शायद वो टाइम मिल नहीं पा रहा है। शाम को कोई दिन, शाम को किसी टाइम रख सकते हैं क्या? हाँ सर चलेगा, ट्यूसडे, मतलब 7 to 8 और 8 to 9। हाँ सर चलेगा, वैसे ही होता है सब डाउट लेक्चर। चलो एक काम करते हैं, आज संडे है, नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल मेरे को देखने दो, लेट मी फिगर इट आउट, फिर बताता हूँ, ठीक है सर? क्योंकि ये वीक टेस्ट भी है ना, तो हो ठीक, डोंट वरी, राइट? सर डाउट। हाँ बोलो सर, जो आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे मीन पोजीशन को, उसी पे जाएगा ना एक बार? हाँ ये है ना। नहीं सर, जो फर्स्ट पेज है इसका इवैल्यूएशन का। हाँ सर, इस पेज पर आपने जो वेलोसिटी निकाला है उसमें कॉस का टर्म उड़ा दिया। बेटा यहाँ पर वेलोसिटी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी लिखी है ना। हाँ सर, मीन वेलोसिटी निकली, तो सर वेलोसिटी बेटा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? ए ओमेगा होती है कि नहीं होती? अच्छा सोचते, हाँ सर ठीक है, यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर, हाँ ठीक है। अरे चलो तुमको तुम्हारी भाषा समझाते हैं, तुमको ज्यादा इजी समझ जाएगा। बेटा मीन पोजीशन पे या तो ये टी बराबर 0 पर होगा, या हाँ टी सर, पर होगा, या टी पर होगा, मानते हो? यस सर। हाँ
बेटा अगर इस इक्वेशन में तू t बराबर 0 डालेगा तब भी cos की टर्म 1 बन जाएगी, t/2 हाँ। डालेगा तब भी डाल के देख लेना 1 बन जाएगी, तो cos की टर्म तो 1 बन जाएगी ना, नहीं आई समझ में? हाँ 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 सर, वो ठीक है, पर सर जो वेलोसिटी वाला ये वाला पार्ट है उसमें तो वो कॉस का टर्म साइन वो बन जाता है ना। हाँ तो उसको निकाल के देखो ना यार। तो सर उसमें निकाल तो उसमें आता है ये 2a ओमेगा साइन kx साइन ओमेगा t तो बेटा माइनस 2 हाँ, तो साइन जिस k। टाइम पर ऐसे समझो ना, वट एवर टाइम यू विल पुट हेयर, मैंने ऐसा माना जरूरी थोड़ी है कि t इक्वल टू 0 पे मेरी रस्सी मीन पोजीशन पर ही हो, ऐसा जरूरी है क्या? हाँ हाँ ये भी ठीक बात, ठीक है हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर ये भी ठीक है। और बताओ और कुछ? सर हाँ आपने फर्स्ट स्लाइड में जब भी प्रूव किया था वो स्टैंडिंग वेव्स का इक्वेशन वापस, उसमें आपने kx प्लस ओमेगा टी और kx माइनस ओमेगा टी लिया था। अगर हम लोग जैसे लास्ट क्लास में किया था वो लेते और फिर उसमें हम लोग x इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो उसमें नहीं बनता। नोड नहीं आता। हाँ नहीं बनता, वो इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करती। हाँ तो वो रॉन्ग हो गया ना फिर। बिल्कुल तो रॉन्ग हो, बिल्कुल ऐसा रॉन्ग होगा होता क्यों है फिर? बेटा, ऐसा का होता फेज है ना, बाई का फेज। सर्टेन फेज डिफरेंस पे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है, दैट बोथ दीस पॉइंट्स कैन बी नोड्स। ओके हाँ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ अंडरस्टूड सर। So हाँ बोलो। very minute doubt, but I wanted to confirm. So ये जो इसमें these two waves which you've drawn on the first page, this one, these are the resultant of all the waves that arise due to reflection, transmission, and propagation. Assume Right? like that. Yeah, we assume like that. So one Yes. of them will be having a phase difference of like pi, right? One of them will be in the opposite. ठीक है. So that's what I've shown here ना. You नहीं, assume diagram में. that your incident wave, तो दूसरी हाँ. wave में पाई का additional phase difference दिखाया तो है मैंने. Perfect. Thank you. Right? All right. चलो फिर. That's all. Bye bye. Take care. Bye sir. Bye.